अगर पग पग पर मौत बैठा हुआ है तो मेरे को मौत को भी मात देना आता है। ऐसा कहना था भारत के तीसरे परमाणु सेकंड लेफ्टिनेंट राम राघोबा राणे का। जानेंगे आज उनके बारे में। 1948 यानी कि 1948 का साल था। अभी अप्रैल मंथ का सूरज झा ही रहा था और धरती के स्वर्ग यानी कि कश्मीर की हालत नर्क जैसी हो चुकी थी। पाकिस्तानी दुश्मनों उन पर कब्जा करना चाहते थे और कई बार हमले भी कर चुके थे। उनकी हवा में सफरजन की खुशबू की जगह दारू गोले की बहुत ज़्यादा बदबू फैली हुई थी और आसपास सफ़ेद बर्फ़ की चादरें बिछी हुई थी। लेकिन लोगों के जो मिजाज थे वो धुआं धुआं हो रहे थे। छाती चीर दे ऐसी ठंडागार हवाएं बर्फ़ की छाती से चलती हुई भारतीय आर्मी के एक हॉल से पसार हो रही थी। आर्मी के हॉल में एक ऑफिसर अपने सैनिक को, अपने जवान, अपने सोल्जर को कड़क आवाज़ में सूचनाएं दे रहे थे। जवानों, अब समय आ चुका है अपनी भारत माँ के रक्षण के लिए कफन बांधकर निकल पड़ने का। आप सब तैयार हैं ना? हुक्म कीजिए सर। एक साथ 150 जवान अपने तालबद्ध आवाज़ में बोल चुके। फिर से ऑफिसर बोलने लगे, यू नो दैट सोल्जर्स, लास्ट मंथ में ही 50 पैरा ब्रिगेड्स एंड 19 इन्फेंट्री ब्रिगेड ने पाकिस्तानी घुसनखोर थे उनको वहां से खदेड़कर जहांगीर पर अपना कब्जा कर लिया है। लेकिन इस बात से हमें खुशी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुश्मन ने हमारे कई और विस्तार में भी कब्जे किए हुए हैं। अभी तो हमें राजौरी भी कब्जे लेना है। डेफिनेटली सर, सोल्जरों ने बोल दिया। आप हुक्म कीजिए। सोल्जर के बोलने के बाद ऑफिसर बोलने लगे, हुक्म तो मैं कर ही रहा हूँ सोल्जर्स, पर ध्यान में रहे आप जितना बोल रहे हैं ये उतनी सिंपल बात नहीं है। पाकिस्तानियों ने ठहर ठहर अपने रास्ते में माइंस बिछा दिए हैं, सुरंगें बना दी है। अगर मैं ये कहूँ कि हर पग पर मौत बैठा हुआ है तो ये भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। तुम्हें उस माइन से भरे हुए रास्ते से आगे चलना है और बारवाली, रिंच, चिंगास और राजौरी ऐसे 3 तबक्के में पूरा रास्ता पसार करना है। रास्ता बहुत लंबा है और एक भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ पर सुरंग ना हो, जहाँ पर बारूद ना हो, जहाँ पर माइंस ना बिछे हो। आपको बहुत सारी मुसीबतों का सामना भी करना है। मैदान पर दुश्मनों से लड़ना बहुत सिंपल बात हो सकती है, लेकिन ये काम उससे भी 10 गुना ज़्यादा कठिन है, खतरनाक है। इसमें शहीद होने के चांसेस 100% है और जिंदा रहने के चांसेस 1% पर नहीं। बोलिए, आप सब तैयार है? यस सर, मैं तैयार हूँ। हॉल में बैठा हुआ ऐसा एक जवान बोल उठा। उसके जुस्से से ऑफिसर की नज़र उस पर गई और उन उस सोल्जर्स ने बोला, जिस दिन से हम सेना में भर्ती हुए थे उसी दिन से, और घर से जब हमने पहला पैर उठाया था तब से नक्की कर लिया था, तब से डिसाइड था कि अगर रास्ते में एक एक पग पर मौत बैठा हुआ है, हमें पता है। लेकिन अब हमें मौत की बीक नहीं रही है, डर नहीं रहा है सर। अब मैं सच कहूँ तो अगर पग पग पर मौत बैठा हुआ है तो पग पग पर हमें उसे मात देना भी आता है। और भी शहीद हो गए फिर भी तो भी कोई रंज नहीं रहेगा जिंदगी का सर जी। ऑफिसर की आवाज़ उस दिशा में अब टिक चुकी थी। सामने खड़े थे सावधान की मुद्रा में सेकंड लेफ्टिनेंट राम राघोबा राणे। उनके चेहरे से टपकता हुआ नूर, उनकी बहादुरी और खुमारी देखकर ऑफिसर एकदम खुश हो गए और उनके अंडर में लीडरशिप में एक टीम का गठन कर दिया और आदेश दे दिया कि आप सुबह होते ही राजौरी को ओर निकल पड़िए। बाद में सुबह हुई 8 अप्रैल 1948 की। अभी पूरब दिशा से सूरज निकल ही रहा था कि उससे पहले ही राम राघोबा राणे की और उनकी टीम राजौरी कब्जा करने के लिए निकल गई। एक के बाद एक स्थान पसार कर रहे थे। सबसे पहले वो रिज की ओर रवाना हुए। पहले दिन तो भारतीय सेना की नसीब ने काम कर दिया। बहुत ज़्यादा अड़चनें नहीं आई बीच रास्ते में और उन्होंने आसानी से रिज पर कब्जा कर लिया। लेकिन रिज पर जैसे ही भारत आर्मी ने कब्जा किया, वैसे ही पाकिस्तानी भेड़ियों ने उन पर गोलीबार करना शुरू कर दिया। पर नसीब जोग उनकी ये कारी भी काम नहीं आई और भारतीय सेना को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए। अब जवान आगे बढ़ रहे थे। रास्ता बहुत खतरनाक था। अपने आसपास में बड़े बड़े पहाड़ थे
और बीच में उनके बीच से छोटा रास्ता निकल रहा था। और भारतीय लश्कर ने अपनी अनुभवी जो एक्सपीरियंस नज़र है वो रास्ते पर डाली। एक एक फुट पर सुरंगें बिछी हुई थी, माइंस बिछे हुए थे। जो ऑफिसर बोल रहे थे कि पग पग पर मौत बैठा हुआ है, वो एकदम बात सही निकली। उस टीम के लीडर राम राघोबा राणे ने जवानों को खड़ा रहने के आदेश दिए। समझाए ऑफिसर्स, सोल्जर्स, 1 मिनट के रुक जाए। सबसे पहले सुरंग माइंस हमें यहाँ से दूर हटाने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। मरना तो हम सबको ही है, लेकिन हम सब एक साथ मर गए तो देश के लिए कुछ कर नहीं पाएंगे, और एक के बाद एक मरे तो देश की कुछ सेवा भी हो जाए। इसलिए सबसे पहले मैं जाऊंगा, सुरंग और माइंस बारूद को मैं हटाऊंगा। और पीछे से एक सोल्जर बोल उठा, पर सर जी आप तो हमारे लीडर है, अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे। लेकिन राम राघोबा राणी ने बोला, कोई बात नहीं, मैं लीडर हूँ इसीलिए पहले जाना चाहता हूँ, मेरे आदेश का पालन किया जाए। ऐसे बोलकर राम राघोबा राणी ने अपनी मौत की बिछात पर पैर रखना शुरू कर दिया। लश्करी टुकड़ी का जो अपनी आत्मा थी वो एकदम तलवे पर आ गई थी। राम राणे आगे थे, टुकड़ी उनके पीछे। वो एक के बाद एक जमीन में से सुरंगें बिछी हुई थी वो दूर हटा रहे थे, और भारतीय लश्कर रास्ता साफ करता जा रहा था और आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी देर में पूरा रास्ता साफ हो गया और भारतीय लश्कर, भारतीय इंडियन आर्मी की जो टैंक्स थी, बख्तरबंद गाड़ियाँ, वो वहाँ से पसार हुई और आगे चली गई। सुबह के 11 बज रहे थे। सुरंगें साफ करते करते राणे और उनकी टीम नागपुर तक पहुंच चुकी थी। सबने 5 मिनट का आराम किया, उसके बाद टैंक के साथ काम करने लग गए। वहीं पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। दुश्मनों ने मोर्टार से हमला कर दिया था। चारों तरफ हाहाकार मच गया। जवान सब अलर्ट हो गए। पहाड़ों पर जो बर्फ की सफ़ेद चादर बिछी हुई थी, वहाँ पर धुएं की काली रज चौंट गई, वहाँ पर चिपक गई थी। राम राणे का चेहरा भी काला पड़ गया था। 2 जवान शहीद हो चुके थे। राम राणे को भी बहुत गंभीर इजा हुई इस मोर्टार हमले में, और दूसरे कई जवान घायल हो चुके थे। बस एक धमाका और सब कुछ पीछे शांत हो गया। टीम के लीडर के होते नाते राम राणे टूट जाए, हिम्मत हार जाए, ऐसा उनको लगा नहीं। ऐसा उनको पालवे ऐसा भी नहीं लग रहा था। थोड़ी शांति हुई, थोड़ा शांत हुए, उसके बाद शहीद हुए जवानों की लाशें अपने खभे पर ली, फिर से नई टुकड़ी का निर्माण किया, उसके बाद फिर से आगे बढ़ने की सूचना अपनी टीम को दे दी और कहने लगे, जवानों, हम सब शहीद हो जाए तो भले हो जाए, परंतु हम मातृभूमि के छाती में जो हमारे दुश्मनों ने माइंस बिछा रखे हैं, उनको बाहर फेंक कर ही हम दम लेंगे। उससे पहले मैं शहीद हो जाऊँ, मुझे कुछ हो जाए, फिर भी आपको काम रोकना नहीं है। आपको ये माइंस, सुरंगें निकालते निकालते आगे बढ़ जाना है। यस सर, सारे जवान एक साथ कोरस में बोल उठे। खभे पर 2 जवानों की लाश थी, खुद इजाग्रस्त थे और राम राणे आगे बढ़ रहे थे। अब आफत दोगुनी हो चुकी थी। अब तो पृथ्वी से और आप से, दोनों से हमले शुरू हो चुके थे। धरती के पेटाल में सुरंगें बिछी हुई थी, वहां से बचना था, और ऊपर से दुश्मनों ने गोलीबारी और बमबारी शुरू कर दी थी, उनसे भी बचना था। ये दोनों आफतों के बीच रास्ता साफ करते हुए राम राणे की टुकड़ी, उनकी टीम शाम को 4:30 बज गए बरवाली पुल पर कब्जा कर लिया। पर वो वहां से रुके नहीं। भारतीय टैंकों के लिए जो माइंस बिछे हुए रास्ते वो साफ करते करते आगे बढ़ रहे थे। देर रात तक काम करते रहे। रात को एक स्थान पर वो रुके, थोड़े आराम किया, और पूरी रात राम राणे सोचते रहे कि अब आगे कैसी रणनीति अपनाई जाए, कैसे काम किया जाए, कौन सी योजना काम में ली जाए। 9 अप्रैल के सुबह 6 बज चुके थे और राम राणे की कंपनी फिर से आगे बढ़ी। अब रास्ता पहले से भी बहुत खराब था। ये सर्पिला का रास्ता था और यहाँ वहाँ
हर जगह पर दुश्मनों ने पाइन के बड़े बड़े वृक्ष थे, बड़े बड़े पेड़ थे, उसको तोड़कर काट कर रास्ते में बिछा दिए थे। और उस बिछे हुए पेड़ के साथ भी उन्होंने सुरंगें बांध दी थी, बॉम्ब बांध दिए थे। परिस्थिति बहुत भयानक हो चुकी थी। अब तो पहले से भी ज़्यादा मौत नज़दीक दिख रही थी। पर लेकिन भारतीय जवानों के कान में जो राम राणे का, अपने जाबाज लीडर का जो शब्द थे वो गूंज रहे थे, अगर पग पग पर मौत बैठा हुआ तो मेरे को पग पग पर उसे मात देना भी आता है। और यही शब्द सोचकर वो दुगने उत्साह से काम पर लग जाते थे। लेकिन आगे एक बहुत बड़ी तकलीफ, विघ्न आ गया। जिस पुल से इंडियन आर्मी को पसार होना था, उस पुल को दुश्मनों ने तोड़ दिया था। टूटा हुआ रास्ता देखकर एक सोल्जर बोल उठा, सर अब क्या करेंगे? रास्ता तो है ही नहीं, अब कैसे आगे बढ़ेंगे? रास्ता नहीं है तो रास्ता बनाएंगे, पुल नहीं है तो पुल बांधेंगे, और आगे तो बढ़ेंगे ही। राणे ने उत्साह से कह दिया। पहले जवान की हताशा तो यहाँ कहीं दूर फुर हो गई। दूसरी एक क्षण में हर जवान पुल के समार काम, उसके रिपेयरिंग में लग गया। ऊपर से दुश्मनों गोलियां बरसा रहे थे और उससे बचना था, और अपनी भाषा में जवाब भी देते देते पूरे दिन मेहनत करने के बाद पुल का रिपेयरिंग काम पूरा हो गया। और वहाँ से इंडियन आर्मी की जो टैंक्स थी वो पसार हुई। तब हर जवान के चेहरे की खुशी देखने लायक थी। 10 अप्रैल की सुबह हो चुकी थी। 5 बजे भारतीय सेना ने फिर से आगे बढ़ना शुरू किया। उन्होंने टैंक आगे चलाई। दुश्मनों ने गोलीबारी फिर से शुरू कर दी। दुश्मनों के टैंक अब सामने आ चुकी थी। भारतीय लश्कर ने उसके मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर चुके थे। दुश्मन की अब कोई योजना काम नहीं आ रही थी। बस उसके नसीब में सिर्फ एक ही थी, हार और हार। और उस मुंह तोड़ जवाब से दुश्मन को पीछे हट करनी पड़ी और राम राणे की टुकड़ी फिर से आगे बढ़ी। लेकिन दुश्मन अभी थका नहीं था। उसने आगे का क्षेत्र था, आगे का एरिया वो चारों ओर से घेर लिया था। लेकिन राणे और उनकी कंपनी भी हार माने ऐसी नहीं थी। मंजिल बहुत नज़दीक थी और अब पीछे हट करना मुमकिन नहीं था। राम राणे की लीडरशिप में पूरे के पूरी टुकड़ी जान की बाजी लगाकर लड़ रही थी और आगे बढ़ रही थी। इसके बाद तो ऐसा हुआ कि एक एक माइंस बाहर निकलता गया और उसके स्थान पर दुश्मन की एक एक लाश दफन होती गई। और अंत में राम राणे की और उनकी टीम ने अपनी जान पर खेल दिया और दुश्मनों को वहाँ से हटा दिया। 10 बज चुके थे। 10 बजे उन्होंने पूरा रास्ता साफ कर दिया। अब दुश्मन की कोई योजना भी काम नहीं आ रही थी और दुश्मन भी कहीं दिख नहीं रहा था। दोपहर को 2 बजे भारतीय लश्कर ने चिंगास पर कब्जा कर लिया और राम राणे ने वायरलेस पर अपने हेडक्वार्टर्स में संदेश दिया जीत का, और पूरे हेडक्वार्टर में आनंद की एक लकीर सी दौड़ गई। ये जीत थी राम राणे की सफल नेतृत्व की, उनकी बहादुरी की, उनकी हिम्मत की, उनकी कुनेह की। खरे अर्थ लास्ट में उन्होंने जो कहा था वो सच करके दिखाया। अगर पग पग पर मौत बैठा हुआ है तो मैं पग पग पर मात देना भी आता है। अभिमन्यु तो सिर्फ 7 चक्कर बीन कर आया था, लेकिन राम राणे तो पूरे 700 चक्र भी बीन कर आए थे। ऐसे में उनका सम्मान ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उनके ही बहादुरी की वजह से उन्हें भारत सरकार ने परमवीर चक्र से नवाजा। और ये दूसरे सैनिक थे जिन्होंने परमवीर चक्र अपने हाथों से स्वीकार किया। उससे पहले लांस नायक करम सिंह जी ने अपने हाथों से इसे स्वीकारा था। और पूरी आर्मी और पूरा देश उस दिन उन्हें सैल्यूट कर रहा था और राम राणे की छाती अपने गर्व से फूल ही नहीं समा रही थी। तो जानते हैं थोड़ा राघोबा राणे की जिंदगी के बारे में। उनका जन्म धारवाड़ जिले की हवेली गांव में 26 जून 1918 को हुआ था। उनके पिता एक पुलिस कांस्टेबल थे, इसलिए बार बार ट्रांसफ़र होता रहता था। इसकी वजह से राम की जो पढ़ाई थी उसमें कुछ जम नहीं रहा था। इसलिए उसके पिता ने अपने जो पैतृक गांव है वहाँ पर राम को ले गए। 10 जुलाई 1940 को राम ने बॉम्बे इंजीनियर्स में भर्ती के लिए आवेदन दिया।
और उस भर्ती में उन्होंने ऐसा काम किया कि उस भर्ती का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार उसे दिया गया। और ऐसे ये काम करते करते ट्रेनिंग के बाद उन्हें 28 फील्ड कंपनी में कमीशन कर दिया गया। और उस वक्त उनकी कंपनी 26 इन्फेंट्री डिवीज़न के साथ बर्मा में जापानियों के साथ लड़ रही थी। इस कंपनी में भर्ती होने के बाद ही उन्हें एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम सौंपा गया कि उन्हें जो जापानियों अपने दुश्मन है उनका दारूगोला यानी कि एम्यूनेशन नष्ट करना है। और उन्होंने वो करके दिखाया। काम तो हो गया, लेकिन राम राणे और उनकी जो दोनों टीम थी वो दुश्मन की नज़र में आ चुकी थी और जापानी सैनिकों ने गोलियां और बमबारी शुरू कर दी थी। उन्होंने नदी कांठे तो आ चुके थे, नदी के तीर पर, लेकिन नदी पार करनी थी। और जिस जहाज में उन्होंने नदी पार करनी थी वो जहाज उस दिन आया नहीं था। अब सब टेंशन में आ गए कि अब करे तो करे क्या। दुश्मन पीछे से गोलियां चला रहा था। तभी पूरी टीम ने अपनी जहाज को नदी में झोंक दिया और तैरते तैरते अपने डिपार्टमेंट सेक्शन तक पहुंच गए। यही अदम्य साहस के कारण उन्हें हवलदार का पद सौंपा गया। और उसके बाद 1948 में राम ने ऐसा ही साहस, उत्साह, बहादुरी दिखाई और पूरा जो सुरंगों से बिछा हुआ रास्ता है वो साफ कर दिया। इसी कामगिरी के कारण उन्हें मेजर की पदवी से वो आखिर में रिटायर हुए और उन्हें परमवीर चक्र दिया गया। सेवानिवृत्ति के बाद भी इंडियन आर्मी ने उनसे 22 साल की सेवा ली और आखिर में 76 वर्ष की उम्र में पूना की कमांड हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया। तो ये कहानी थी सेकंड लेफ्टिनेंट राम राघोबा राणे, भारत के तीसरे परमवीर के बारे में। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए परमवीर के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। एपिसोड पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप हमारे पॉडकास्ट पे सुन सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।